हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वो चौंका देने वाली वैज्ञानिक बातें जो साबित करती है रामायण और महाभारत काल्पनिक ग्रंथ है। रामायण महाभारत पर कई बार बहस छिड़ चुकी है कि क्या सच में हमारे धार्मिक ग्रंथ भेदभाव सिखाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान खुद इस बात का उपदेश नहीं दे सकता है कि समाज में किसी को छोटा बड़ा समझा जाए, किसी को नीच समझा जाए, और कोई जाति बहुत श्रेष्ठ है और कोई जाति नीच है, और यह भी स्पष्ट है और संसार में जाहिर है कि रामायण महाभारत जैसे ये ग्रंथ इंसानों ने लिखे हैं, जिसका मतलब साफ साफ है कि तत्कालीन समाज में भेदभाव फैलाने के लिए कुछ लोगों ने इनको जानबूझकर प्रसारित और प्रचारित किया। जिन देवी देवताओं के चरित्र के बारे में ग्रंथ लिखे गए, क्या ये सच में भारत के इतिहास में थे? चलिए विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति को समझते हुए हम ये समझते हैं कि इन चरित्रों का वजूद था या नहीं। विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति वह प्रक्रिया है जिससे ये साबित हो जाता है कि मानव विकास में तकनीक रूप से ब्रह्मांड में होने वाली क्रियाएं स्वाभाविक नहीं बल्कि एक दूसरे के कार्य करने का कारण और एक व्यवस्थित प्रक्रिया की वजह से हो रही है। धूलांधी, हवा का चलना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि कोई इन्हें पंखा लेकर चला रहा है। बारिश एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि कोई ऊपर से पानी बरसा रहा है। और यह वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि इस जांच हो सकती है और फिर इस जांच की भी जांच हो सकती है, और हर जांच में रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया में कुछ डाटा लिया जाएगा, उनको व्यवस्थित किया जाएगा, उसी जांच होगी, उसको परखा जाएगा, रिजल्ट आने पर फिर से जांच होगी, और भारत में ही नहीं दुनिया के हर हिस्से में उसी प्रक्रिया की जांच होगी और सेम रिजल्ट आने पर वह वैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाएगी। अब सवाल आता है भारत में एक वर्ग द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों के बारे में, यानी रामायण और महाभारत कभी इस देश में हुए थे या नहीं, या फिर ये सिर्फ कोरी कल्पना है। इतिहास ने भी विज्ञान के नियमों को अपनाया है और इतिहास का लेखन वास्तुनिष्ठ सामग्री पर लेखन के लिए ही जोर डाला गया है, और जब हम वास्तुनिष्ठ सबूतों या सामग्री की बात करते हैं तो उस पर रामायण और महाभारत खरी नहीं उतरती। आइए देखें कैसे। कहानी रामायण और महाभारत एक महान कार्य का वर्णन करने वाली काव्य रचना और महाकाव्य है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक नैतिक या राजनैतिक तरीके से लोगों में भेदभाव पैदा करना था। रामायण महाभारत का कोई भी वास्तुशिल्प सबूत मौजूद नहीं है। जिस प्रकार राजा महाराजा अपने शासन में अपने लिए महल बनवाता था, भवन बनवाता था, बाग बगीचे बनवाता था, और इन इमारतों को वह कुछ खास तरीके से बनवाता था, जिस प्रकार हम अशोक सम्राट का शासनकाल देखें तो हमें सभी प्रकार के सबूत मिलते हैं, वास्तु और शिल्प कलाएं आदि देखने को मिलते हैं। लेकिन रामायण और महाभारत के इन चरित्रों का कुछ भी नहीं मिलता। यानी रामायण महाभारत काल के महल, शहर, इमारतें, घर कुछ भी नहीं मिला है, जबकि करोड़ों वर्ष पहले की भी इमारतें मिल गई है। हर शासक, राजा, महाराजा अपने शासनकाल में अपने सिक्के यानी व्यापार के लिए सिक्के, मुद्रा चलवाता था, जिसके जरिए देश राज्य के अंदर व्यापार और लेन देन का कार्य चलता था, और जो निश्चित तौर पर उसकी सीमा और विदेश सीमा यानी उसके शासन के बाहर भी खुदाई में मिलते हैं, और हर शासनकाल के चलने वाले सिक्कों का सबूत मिलता है। लेकिन रामायण महाभारत काल का ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। विदेशों से संबंध रखना एक राजा के लिए बड़े जरूरी होते हैं, जिसमें युद्ध भी होते हैं, संधियां भी होती है। लेकिन इन दोनों काल के यानी रामायण और महाभारत काल का ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। सिर्फ स्थानों के नाम मिल जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि लेखक अपनी कहानी लिखते वक्त चरित्रों के स्थानों के नाम भी लिखता है, जो निश्चित रूप से कहानी में जिंदा रहते हैं, लेकिन इसको आधार नहीं माना जा सकता है। विदेशों से व्यापार करने के लिए यात्रियों के लिए धर्मशाला, सुरक्षा, व्यवस्था, बाग बगीचे, सराय आदि है, लेकिन इन दोनों काल का कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे सम्राट अशोक ने विदेशों तक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और उसने उद्यान, बगीचे, धर्मशालाएं, धर्मशिला लेख आदि बनवाए, लेकिन राम, कौरव, पांडव का बनाया हुआ कुछ भी नहीं मिलता है। देखा जाए तो कला किसी भी इतिहास में या शासन में अपनी कला और संस्कृति जन्म लेती है। लेखक, कवि आदि जन्म लेते हैं, लेकिन न तो किताबों के स्तर पर कुछ भी नहीं मिलता। शिल्प, पेंटिंग, नक्काशी, वॉल राइटिंग, वॉल कार्विंग, भित्ति चित्र आदि इस काल का कुछ भी नहीं मिलता, जबकि बौद्ध काल का समूचा इतिहास है और उस सांस्कृतिक चिन्ह देश विदेशों में मिलते रहते हैं। हम यदि कालखंड की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी घटना किसी कालखंड में ही होती है, यानी उसका अपना एक समय होता है। लेकिन इन ग्रंथों का कोई भी कालखंड नहीं है।
कहने को तो हर धार्मिक संगठन अपनी अपनी दलील देता रहता है, कोई कुछ काल बताता है तो कोई कुछ। इसके अलावा जो ग्रंथ या किताबें मिली है उनकी भी कार्बन डेटिंग से कोई सबूत नहीं मिलता कि ये ग्रंथ बहुत पुराने हैं। सो विज्ञान धारणा या कल्पना से शुरू हो सकता है, लेकिन हमने उड़ने की कल्पना की, लेकिन उड़े कैसे, इसलिए इनका कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है और नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि वाल्मीकि यानी अग्नि शर्मा की रामायण सबसे पुरानी मानी जाती है, लेकिन आज तक उसकी कार्बन डेटिंग क्यों नहीं करवाई जाती, ये भी नहीं पता कि असली किताब है या नहीं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि देश में 300 से अधिक किस्म की रामायण है। सबसे बड़ी बात, भारत नहीं बल्कि एशिया में जहां भी खुदाई होती है वहां सिर्फ बुद्ध के निशान जरूर मिलते हैं, लेकिन रामायण या महाभारत का कोई सबूत नहीं मिलता है। लेकिन इसके बावजूद आप इन किताबों का नैतिक उपदेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से जो सही है और शाश्वत है उसका इस्तेमाल आप अपनी संस्कृति में कर सकते हैं, लेकिन इन किताबों को ही अंतिम सच मानकर उसके आधार पर देश और समाज में दंगा नफरत फैलाना खुद अपने आप में इन किताबों का अपमान होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।